देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन समझ। सो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक चार्ज है 3 माइक्रो कूलम का, ठीक है। तो इसको कैप्ट, इट इज़ कैप्ट एट 000 ऑरिजिन पर रखा है, और दूसरा चार्ज कहीं रखा है 5 माइक्रो कूलम का 1 2 3 पर, ठीक है। What you have to find the force exerted by 3 माइक्रो कूलम on 5 माइक्रो कूलम and also by 5 माइक्रो कूलम and 3 माइक्रो कूलम। देखो ध्यान से, अब हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले तो निकालना है फोर्स ऑन 5 माइक्रो कूलम, ठीक है, ड्यू टू 3 माइक्रो कूलम। तो हम ऐसे लिख देंगे एफ 5 माइक्रो कूलम कॉमा 3 माइक्रो कूलम, और फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब। ये अभी फॉर्मूला पढ़ा है ना, के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू क्या, अगर यहाँ पर F12 वैक्टर था तो यहाँ पर R12 वैक्टर आ रहा था, अगर यहाँ पे F21 वैक्टर था तो यहाँ पे R21 वैक्टर आ रहा था। तो यहाँ पे आपकी क्या है, F 5 माइक्रो कूलम कॉमा 3 माइक्रो कूलम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 5 माइक्रो कूलम विद रेस्पेक्ट टू 3 माइक्रो कूलम। नहीं तो बस अभी अपने को निकालना क्या है, पोजीशन वेक्टर निकालना है किसका, 5 माइक्रो कूलम का विद रेस्पेक्ट टू 3 माइक्रो कूलम। तो 5 वाले के कोऑर्डिनेट में से 3 वाले का कोऑर्डिनेट घटा देंगे, तो 5 वाले का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3, 1 2 3 में से क्या घटा देंगे 0 0 0, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा अपने को, 1 माइनस 0 विच इज़ 1, 2 माइनस 0 इज़ 2 एंड 3 माइनस 0 इज़ 1। सॉरी, इट शुड ऑल्सो बी 3, ठीक है, ये गलत लिखा है, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तो इट शुड ऑल्सो बी 3। तो क्या आ जाएगा ये, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो यहाँ पे 3k कैप आ जाएगा, यहाँ पे भी इस प्रकार से 3k कैप लिख लेना, तो ये 3k कैप आ जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा आर क्यूब कैसे लिखेंगे, आर क्यूब, तो आर क्यूब लिखने के लिए क्या करेंगे, इस वेक्टर का, ठीक है, इन मतलब ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लिखनी है ना अपने को, 0 0 0 1 2 3 के बीच की डिस्टेंस लिखनी है। तो कैसे निकालेंगे जीरो, मतलब ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये रहा 1 प्लस 4 प्लस 9, मतलब इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से 3 का 14, ठीक है, और अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 14। तो यहाँ पे आर आ गया 14 अंडर रूट 14, तो उसका क्यूब कर दिया यहाँ पे, बाकी सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये सारी चीज़ बन जाएगी, ठीक है। 3k कैप, बस यहाँ पे 3k कैप लिख लेना, ये गलत हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे f की वैल्यू आ गई 2.57 टू 10 की पावर -3 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। ये समझ में आया ये, तो जैसे ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। बस करना क्या है, वहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 कर लिया, यहाँ पे भी 3 कर लिया, सिमिलरली यहाँ पे भी 3 कर लिया, ठीक है। तो बस एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाता है उतने ही दूसरा पहले के ऊपर लगाता है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बस बात कहाँ पे बदलेगी, डायरेक्शन वाइज बात बदलेगी, तो ये डायरेक्शन वाइज बात बदल गई, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो बात सेम रहने वाली है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो आंसर सेम आएगा। सो ये सॉल्यूशन लिख लिया, और ये समझ में आ गया तो बताना, और अगर कोई डाउट हो तो भी बताना। यहाँ पे ये 3 कर लेना, ये वाला। देखो एक क्वेश्चन ये कैसे करते हैं कूलम्स लॉ पर वेक्टर फॉर्मेट में, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे कहीं पर भी, ठीक है।
बस यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देगा, ये 0 0 0 की जगह कुछ और रख देगा, 1 2 3 की जगह कुछ और रख देगा। तो इस तरीके से वैल्यू चेंज की जाएंगी, बस बाकी क्वेश्चन ऐसे ही रहने वाला है। तो या तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ऐसा तो नहीं पूछेगा कोई भी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, बहुत सिंपल। ठीक है, याद रखना कैसे करते हैं ये सारे क्वेश्चन, एक बार खुद से घर पर जाके वापस से कंप्लीट करना, ये चीज़ें रिवाइज करते वक्त खुद से एक बार सॉल्व करना, तो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। It's 19 hours. If it is done, let me know, then we'll talk some more points regarding Coulomb's law. ओके, सो देखो अब ध्यान से, अब हम वापस से यही चीज़ फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ बराबर लिखी गई हैं, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा लेकिन डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट होगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस आ चुका है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब एक और क्वेश्चन लिखो, चलो लिखो, ये पहले क्वेश्चन लिखो, उसके बाद बात करते हैं इसकी। ये वाला क्वेश्चन लिखो, फिर बाद में बात करते हैं इसकी।
तो चलो अब ये क्वेश्चन तो लिख लिया होगा तुमने, अब ध्यान दो, ये मैं तुम्हें घर से करने के लिए दे रहा हूँ, मतलब कल इसको डिस्कस करेंगे। देखो मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। इसमें पूरा का पूरा वेक्टर का एप्लीकेशन है, अगर तुम्हें वेक्टर आता है थोड़ा बहुत भी तो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे कोई कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्मेट में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, जैसे यहाँ पे 3 चार्जेस शो किए गए हैं जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पर रखे हैं और साइड लेंथ कितनी है 0.5 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है अपने को, फोर्स बाय 5 कूलम एंड 2 कूलम ऑन -3 कूलम। तो 5 और 2 की वजह से -3 के ऊपर कुल कितना फोर्स लग रहा है ये कैलकुलेट करना है ना अपने को। तो ध्यान दो, -3 कूलम पे 5 कूलम वाला चार्ज कैसे फोर्स लगाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो किधर लगाएगा, तो इधर लगाएगा, है ना, वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अपनी तरफ खींचेगा। और 2 कूलम वाला भी फोर्स कैसे लगाएगा, वो भी अपनी तरफ ही लगाएगा, मतलब ऐसे लगाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये जो -3 कूलम वाला चार्ज है ना, ध्यान दो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि -3 कूलम पर चार्ज पर फोर्स कैसे निकालोगे आप, बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद से करना, ठीक है। उसमें भी मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, बाकी क्वेश्चन सॉल्व तुम खुद करोगे। अब ध्यान दो, एक इसको चलो बोल देते हैं F1 वेक्टर, ठीक है, और इस वाले फोर्स को बोल देते हैं F2 वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, एंगल, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, जितना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल होगा तो वो होगा 60 डिग्री। तो ये 2 फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल भाई कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इस 60 डिग्री का एंगल निकाल लिया हमने। अब बताओ, तुम खुद बताओ, 2 फोर्स, 2 वेक्टर जिनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे। आई थिंक यू नो द फॉर्मूला, क्या लगाओगे फॉर्मूला भाई, F1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 फोर्स का होल स्क्वायर हो गया, प्लस रिजल्टेंट निकालना बता रहा हूँ 2 वेक्टर का, 2F1 F2 इंटू कॉस, इनके बीच में कितना एंगल है, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो इससे क्या निकाल लोगे तुम, टोटल फोर्स कितना लगेगा, है ना, -3 कूलम के ऊपर। तो यहाँ से तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। F1 की वैल्यू कितनी रखोगे, F1 क्या है, F1 इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय 5 कूलम ऑन -3 कूलम। तो F1 की वैल्यू कैसे निकालोगे तुम, F1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला लगाओगे, K Q1 Q2 मैग्नीट्यूड निकालना है तो K Q1 Q2 अपॉन R² लगाओगे, Q1 की जगह 5 रख देना और Q2 की जगह -3 मत रखना, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब निकाल रहे होगे तो वहाँ पे साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो विदाउट साइन, फॉर्मूले में विदाउट साइन चार्जेस को रखना है हमें वहाँ पर, तो K Q1 Q2 अपॉन R² लगाना, F1 आ जाएगा। इसी प्रकार से F2 आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R² लगाना, ठीक है। F1 में Q1 Q2 को 5 और 3 रख देना और F2 में Q1 Q2 को 3 और 2 रख देना, ऐसे करके F1 F2 निकाल लोगे। बाकी इस वाले फॉर्मूले में जब वैल्यू रखोगे तो तुमको टोटल फोर्स मिल जाएगा -3 कूलम पर, ठीक है। अब देखो टोटल फोर्स तो मिल जाएगा यहाँ से, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया भाई, टोटल फोर्स निकाल सकते हो लेकिन डायरेक्शन नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। एक और तरीका है, एक और तरीका ये है कि आप भाई F1 के जी कॉम्पोनेंट कर दो, ये रहा F1 आपका, ठीक है। इसका एक ये वाला कंपोनेंट होगा ऐसे करके, और एक ये सॉरी एक सेकेंड ना, तो भाई एक ये कंपोनेंट होगा ऐसे करके, है ना। ये F1 के 2 कंपोनेंट आएंगे और ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ये 30 डिग्री हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ से एक बाइसेक्टर खींचूँ तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो 30 डिग्री हो गया, तो ये F1 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई, F1 cos 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा F1 cos 30, और ये वाला कितना हो जाएगा, F1 sin 30। ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ और बाकी ये खुद 2 क्वेश्चन तुम खुद से करना और इसका आंसर मुझे कल बताना, ठीक है।
तो ये वाला F1 cos 30 हो गया और ये वाला F1 sin 30 हो गया। सिमिलरली तुम F2 के भी कंपोनेंट कर लो, ये रहा F2, ठीक है। तो F2 के भी दो कंपोनेंट आएंगे भाई, एक ये वाला कंपोनेंट आएगा, एक ये वाला कंपोनेंट आएगा। सिमिलर टू दैट ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये वाला F2 cos 30 होगा और ये वाला F2 sin 30 होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब F1 और F2 को तुमने कंपोनेंट कर लिया, मतलब तोड़ लिए। तो बेसिकली अगर F1 और F2 को रिजल्टेंट चाहते हो, मतलब जोड़ना चाहते हो, तो x वाला x के साथ ले लेना, y वाला y के साथ लिख लेना, टोटल फोर्स आ जाएगा F1 प्लस F2। अब इससे क्या होगा, डायरेक्शन में निकल जाएगी, मतलब x वाला i कैप में आएगा और y वाला j कैप में आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है, क्योंकि नीचे जा रहा है इसलिए y वाला जो होगा माइनस j में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये तो हो गया एक तरीका। अब यहाँ पे देखो, कोई भी कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्मेट में यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, FBD बनाओगे, जिस भी चार्ज पर तुमको फोर्स चाहिए उसका FBD बनाओगे। FBD बनाने के बाद फोर्स को क्या करोगे, अपने तरीके सॉल्व करो, जैसे वेक्टर में लास्ट ईयर तक करते आए थे। इसलिए वेक्टर बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूरी की पूरी क्लास 12th में वेक्टर ही वेक्टर चलेगा बेटा। अब तो तुम्हें वेक्टर नहीं आता तो फिर तुम्हारा गेम हो जाएगा। तो ऐसा अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, वेक्टर कर लो 2-3 दिन में, ठीक है। जो भी टाइम बचा है तुम वेक्टर कर लो उस टाइम में, ठीक है। तो वेक्टर को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वेक्टर का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट कंपोनेंट करना आना चाहिए तुमको। कंपोनेंट करना भी आ गया ना वेक्टर का, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी कुछ ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपोनेंट करना आ जाए, थोड़ी मोड़ी चीज़ आ जाए। जैसे ये रिजल्टेंट देखो, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, ए और बी दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल थीटा है, उसका रिजल्टेंट क्या होता है, टोटल, उन दोनों का टोटल वेक्टर क्या होता है, समीशन क्या होता है, √A1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इस तरीके से करते हैं, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ है भाई, ये सारी चीज़ वेक्टर से रिलेटेड है। तो वेक्टर से रिलेटेड चीज़ें आने वाली हैं अब, तो वेक्टर को अच्छे से पढ़ लो। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो पहले मुझे कंफर्म करो, तो फिर आगे बढ़ें। ये तुमको करना खुद से ही है, तीनों के तीनों पार्ट तुम्हें आंसर भी बताना और प्रॉपरली करना है। FBD बनाना आना चाहिए। FBD बनाने के बाद देखो स्टेप वाइज करना है क्वेश्चन को। FBD बनाओगे, उसके बाद F1 F2 आएगा, कंपोनेंट करोगे, उसके बाद दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, उसके बाद आंसर आएगा। ऐसे ही सेकेंड पार्ट करना है, ऐसे ही थर्ड पार्ट करना है। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो करके बताना, आराम आराम से करना तीनों पार्ट को, और बहुत अच्छे से करेंगे चीज़ों को, रोज़ रोज़ सॉल्व होंगी तो हो जाएगा काम। वेक्टर पढ़ लो, वेक्टर रिवाइज करो, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जहाँ जहाँ चीज़ें हम पढ़ेंगे सब जगह तो वेक्टर आने वाला है, ठीक है। तो वेक्टर इंपॉर्टेंट है, उसको कर लो, कंप्लीट करो वेक्टर। तो इसके तीनों पार्ट तुम कल तक सॉल्व कर लेना, और प्लस वेक्टर और डिफरेंशिएशन, ये दो चीज़ वेक्टर और डिफरेंशिएशन कर लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि दोनों चीज़ों का बहुत यूज़ आने वाला है। अब तुम ये मुझे बताओ, केमिस्ट्री स्टार्ट करें? मतलब अभी नहीं, केमिस्ट्री की जानी चाहिए तो बोलना, फिर हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जब तक कि हम कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और पहला चैप्टर होगा, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशन, क्योंकि सॉलिड स्टेट CBSE के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो सॉल्यूशन पढ़ने में बहुत मज़ा तुम्हें आने वाला है, क्योंकि तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो जिन जिन का मोल कॉन्सेप्ट अच्छा है उनको सॉल्यूशन पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा।
और इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो कल से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। टाइमिंग क्या रखें, टाइमिंग बता दो बस एक बार मुझे। तो जो मैक्सिमम टाइम आएगा, मतलब जो टाइम मैक्सिमम लोग प्रेफर करेंगे उस टाइम को रखा जाएगा। तो मुझे लिख के बताओ किस टाइम होना चाहिए वो लेक्चर। सुबह 6 बजे? अच्छा, सुबह 6 बजे सही टाइम नहीं है, मुझे नहीं लगता सब लोग उठे रहे होंगे। फिर 2 से 3 या 3:30, सुबह 6 बजे। अच्छा जी, चलो भाई, तो सुबह 6 बजे बोल रहे हो तुम, तो सुबह 6 बजे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, 6 PM? अरे 6 PM तो ऑलरेडी चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है ना, तो 6 PM तो बोलने का कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पर। और कोई दूसरा टाइम बताओ, 6 PM तो ऑलरेडी चला गया। टाइम बताओ, टाइम। नो सर लिखने का क्या सेंस है, टाइम बताओ ना। मैक्सिमम जहाँ पे आएगा वो टाइम। तो अभी तक 4 लोगों ने तो 6 बजे बोला है। नो सर, नो सर लिखने का क्या सेंस है। 4 PM, ये थोड़ा ठीक है। 9 AM टू 4 PM। मेरे को लग रहा है ना 4 बजे सही है। तो 4 से 5, 5:15 तक हम करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा गैप, उतने टाइम में आप रिवाइज कर लेना। उसके बाद फिर से 6 से 7, 7, 7:30 तक कर लेंगे, तो इतने में अपना कवर हो जाएगा काफ़ी कुछ पोर्शन। 2 PM। अच्छा मुझे बताओ 4 बजे सही है कि नहीं। मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 4 बजे करो, और 4 से लेके 5:15 तक करेंगे, है ना। हर दिन बहुत बढ़िया से करेंगे, आराम आराम से। 4 से लेके 5:15 तक करेंगे, और उसके बाद 5:15 के बाद तुम ना रिवाइज करना 6 बजे तक वो सारी चीज़ें। तो 6 बजे तक जब रिवाइज कर लोगे, उसके बाद 6 बजे से फिर से स्टार्ट करेंगे हम। और 6 बजे जब स्टार्ट करेंगे ना, उसके बाद 7:15, 7:30 तक चलेगा वो लेक्चर। और 7:30 के बाद ना 8:30, 9 बजे तक उसको रिवाइज करना। उसका मैं पीडीएफ क्वेश्चन बना के पीडीएफ दूंगा, आसान आसान से एकदम क्वेश्चन, जो भी तुमको ज़रूरत है स्टार्टिंग में, उसके क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसका डिस्कशन टाइम भी रखेंगे। अच्छा, एक और चीज़, ये जो भी मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें मैं पीडीएफ पर अपलोड कर सकता हूँ। तो एक्चुअली व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेजना सही नहीं रहेगा। तो ऐसा काम करो, चलो मैं कल बताऊँगा इसके लिए क्या करते हैं कि पीडीएफ में सारी चीज़ें तुम तक पहुँच जाएंगी। तो 4 बजे रखते हैं, 4 बजे केमिस्ट्री रखते हैं कल से। ठीक है। अच्छा, और ये भी बता दो एक और चीज़, कोई 11th का ऐसा चैप्टर जो तुम्हें लगता हो कि तुम्हारा कमज़ोर है और उसकी रिवीजन की ज़रूरत लगती है तुमको, कोई भी चैप्टर जो तुम्हें लगता हो कि कमज़ोर है, तो जो भी मैक्सिमम लोग प्रेफर करेंगे उस चैप्टर को हम वापस 11th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री में जो पढ़ चुके उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये केमिस्ट्री फिजिक्स तो हो जाएगा। तो वीकनेस हो वो सारी चीज़ें क्लियर करो यहाँ पर। इतने दिनों को हमें यूज़ कर लेना है।
सोल्यूशन, अरे सोल्यूशन तो क्लास 12th में है ना, तो दैट वी विल कवर फ्रॉम टुमारो. ओके, मोल कॉन्सेप्ट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट. तो देखो देखो सुनो, मेरी बात सुनो, वापस से समझो. हम ना दो चैप्टर लेते हैं, एक तो हम मोल कॉन्सेप्ट वापस से रिव्यू कर लेंगे सारी चीज़ों को, और एक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. और तुम एक चीज़ कर लेना कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर खुद से कर लेना. तो डिफरेंशिएशन वेक्टर खुद से कर लो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, ये दो चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे. रिवीजन में हम पहले छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स बता देंगे, मतलब ऐसा नहीं है तुमको सारी चीज़ें वापस से मैं बताऊंगा. तुम्हें क्या करना है, नोट्स पढ़ने हैं, और मैं यहाँ पे कुछ ऐसी स्लाइड्स प्रिपेयर कर दूंगा. उस स्लाइड्स में क्या होगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और उससे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चंस. तो जब हम क्वेश्चन के थ्रू चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे ना, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी. थर्मोडायनेमिक्स इज़ वेरी टफ, या आई नो इट इज़ वेरी टफ. इसीलिए तो लोगों को दिक्कत होती है थर्मोडायनेमिक्स में. तो थर्मोडायनेमिक्स तो कर लेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, देखो थर्मोडायनेमिक्स का ना क्लास 12th में यूज़ नहीं है. तो मेरी बात समझो, थर्मोडायनेमिक्स का क्लास 11th में यूज़ है, और एक बहुत स्पेसिफिक यूज़ है. मतलब ऐसा नहीं है अगर हमने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी क्लास 11th में तो हमारी 12th बर्बाद होने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो सीधी सीधी बात है कि आप ऐसे चैप्टर को पहले प्रेफर करो जिनकी ज़रूरत 12th में है आपको. और वो चैप्टर्स कौन से हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर आपको आ गया ना, तो देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, ये सारे चैप्टर आ गए तो क्लास 12th में दिक्कत नहीं होगी. ऑल्दो थर्मोडायनेमिक्स एक टफ चैप्टर है, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसकी क्लास 12th में. यार इक्विलिब्रियम तो आसान सा चैप्टर है. इक्विलिब्रियम की ऑलरेडी इस वीडियो सारा पूरा का पूरा चैप्टर यूट्यूब पर डाला हुआ है मैंने. पूरा का पूरा यूट्यूब पर चैप्टर पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम पर. तो इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो. पूरी की पूरी चीज़ें को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक एक घंटे की एक वीडियो है, कितने अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया वहाँ पर. तो वहाँ से जाके देख सकते हो, इक्विलिब्रियम पर ऑलरेडी वीडियोज़ अवेलेबल है. सो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो चैप्टर लेने वाले हैं यहाँ पर. अब वो दो चैप्टर होंगे, एक तो मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का, और एक फिजिक्स का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, टाइमिंग उसका कल डिसाइड करेंगे, क्योंकि स्लाइड्स बनाने में टाइम लगेगा मुझे. तो कल से उसका टाइमिंग डिसाइड करेंगे. इक्विलिब्रियम हैज़ लॉट्स ऑफ यूजेस इन क्लास 12th. कहाँ पे? बिल्कुल है, यूज़ बिल्कुल है. केमिकल काइनेटिक्स में यूज़ है पहला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केमिकल आयनिक दोनों का यूज़ पड़ेगा. ये दो चैप्टर में ही खाली यूज़ है. ठीक है, और ऐसा बोलो कि बहुत ज़्यादा यूज़ है इक्विलिब्रियम का, तो ये बात गलत है. तो इक्विलिब्रियम का यूज़ है बिल्कुल, आई ट्रूली बिलीव कि यूज़ है, दो चैप्टर में यूज़ है. लेकिन उसकी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं. केमिकल इक्विलिब्रियम की, आयनिक इक्विलिब्रियम की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है. उसको मैं 12th क्लास में डिस्कस करता हूँ, 12th क्लास में पढ़ाता हूँ. तो इक्विलिब्रियम अगर किसी का प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से जाके 5 या 6 वीडियोस होंगी एक प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके पूरी चीज़ें देख सकते हो. बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से. ठीक है, तो हम दो चीज़ें कवर करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट. टाइमिंग कल से डिसाइड करेंगे कि क्या टाइम होने वाला है. ठीक है, तब तक आप ये जो चीज़ें आज आपने पढ़ी हैं इसको अच्छे से पढ़ो. देखो, एक बार या रिवाइज करने से कुछ नहीं होता है. तुम बातों को समझो, एक बार रिवाइज करने से कहाँ कुछ होता है. ठीक है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा भी जानता है कि भाई एक बार रिवाइज करने से कुछ नहीं होता. 50-50 बार जब रिवाइज करोगे तुम चीज़ों को, तब जाके तो बात बनेगी. ठीक है, चीज़ों को रिवाइज करते रहो, रिव्यू करो, बार बार करना है तुम्हें. तो जो चीज़ें आज पढ़ी हैं, अब इसको जाके घर पर रिवाइज करो, घर पर रिवाइज करो. सॉरी फॉर दैट, घर ही पर बैठे हो तो इसको वहीं पर बैठे हो रिवाइज करो. इसके बाद है ना,
तो कल स्टार्ट करते हैं शाम को 4 बजे। 4 बजे से सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ख़त्म करते हैं इसको। टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें इन दिनों में।